1 मिलियन 10 लाख लोग एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं। 10 लाख फॉर्म भरते हैं लेकिन अपीयर होने जाते हैं 5 लाख। बाकी आधे कहाँ चले जाते हैं? आधे इसलिए हिम्मत ही नहीं जुटा पाते एग्जामिनेशन सेंटर में जाने की, क्योंकि ना तो उनके पास गाइडेंस है, ना उनके पास इतना मोटिवेशन रहता है। डर जाते हैं कि फॉर्म तो भर दिया पर कहाँ मेरा सिलेक्शन होगा। ऑफिसर बने हैं, आईपीएस बने हैं, कोई रिक्शा चलाने वाले का बच्चा है, कोई बिल्कुल मजदूर का बच्चा है, कोई कुली का बच्चा है। आज तक कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है, सक्सेसफुल कैंडिडेट, जो फेल नहीं हुआ। भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं खालिद रजा खान। हमने बुजुर्गों से, बड़ों से बहुत सारी बातें सुनी हैं। जब किसी को नसीहत देनी होती है, बच्चों को या स्टूडेंट्स को, तो बात कही जाती है कि माउंट एवरेस्ट सर करने की, माउंट एवरेस्ट को फतह करने की। तो माउंट एवरेस्ट फतह करना क्या इतना मुश्किल है? क्या माउंट एवरेस्ट से भी मुश्किल ऐसी कोई चीज़ है दुनिया में जिसको फतह की जाए? तो जी हाँ, माउंट एवरेस्ट से भी मुश्किल है। दुनिया में एक आंकड़े के मुताबिक माउंट एवरेस्ट को बिना ऑक्सीजन के फतह करने वालों की तादाद महज 15% है। जितने लोग जाते हैं उसमें केवल 15% लोग जा पाते हैं। उसके बाद अगर हम इम्तिहान की बात करें तो IIT JEE का जो एग्ज़ाम होता है वो भी हिंदुस्तान का टफेस्ट एग्ज़ाम होता है। उसमें जो कामयाब होने वालों की तादाद है वो महज 1 से 2% है, जितने कैंडिडेट्स बैठते हैं। और उससे भी अगर कोई बड़ा माउंट एवरेस्ट है तो वो है UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम, जिसके ज़रिए सिविल सर्वेंट बनते हैं। IAS, IPS, IFS, IRS और बाकी बहुत सारे एलाइड सर्विसेज हैं, उसके अधिकारी बनते हैं। उसमें जानते हैं कितना है आंकड़ा? जितने कैंडिडेट अपीयर होते हैं, 1 मिलियन से ज़्यादा अपीयर होते हैं, उसमें महज 0.2% ही कामयाब होने वालों की तादाद है। तो आप समझ लीजिए कि ये कितना बड़ा, माउंट एवरेस्ट से भी कितनी बड़ी चोटी है ये। उस पर जो किताब लिखी है, उसके लिए जो गाइडेंस का काम कर रहे हैं, उनके एक ऐसे शख्स हैं हमारे साथ आज स्टूडियो में, जो ऐसे स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं जो उस महज 0.2% जो कामयाबी हासिल करने वालों को ये गाइड करना चाहते हैं और गाइड करने के लिए किताब लिखी है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो शख्स हैं सज्जन सिंह यादव। वो खुद IAS ऑफिसर हैं और अभी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में वो एडिशनल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए किताब लिखी है, स्केलिंग माउंट UPSC। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में, भारत एक्सप्रेस के हमारे स्टूडियो में आने के लिए, समय निकालने के लिए। सबसे पहला सवाल ये है कि आप जब IAS किया था आपने, तो आपका बैच था 94-95 जी। तो तब से लेकर आज तक आपने बहुत चीज़ें देखी होंगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा। अब आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि इस तरह की किताब लिखी जाए, स्केलिंग माउंट UPSC, और इतने दिनों के बाद? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि आप ये इमेजिन करिए कि आप एक बंगलो में रहते हैं और आपके घर में ऑब्वियसली आपका असिस्टेंस के लिए, जिनको हम दीदी बोलते हैं, मेड बोलते हैं, सहायक बोलते हैं, वो रहती हैं। और वो एक सर्वेंट क्वार्टर में, छोटे से में, एक कमरे में रहते हैं। अगर उनका बच्चा एक दिन आपको IAS ऑफिसर के रूप में दिखे तो आपको कैसा लगेगा? बहुत ही गर्व होगा, लेकिन साथ साथ ये भी होगा कि ये बच्चा एक मिसाल है। एक मिसाल है कि हज़ारों लाखों बच्चों के लिए, जैसे आपने कहा, जो IAS IPS बनने का सपना देखते हैं, बहुत सारे उनमें से ऐसे ही सिचुएशन से होते हैं। कोई स्लम में रह रहा है, कोई गांव में रह रहा है, कोई सर्वेंट क्वार्टर में रह रहा है, कोई नॉर्मल सी कॉलोनी में रह रहा है, लेकिन सपने बहुत बड़े होते हैं। तो ऐसे ही सपने को रिप्रेजेंट करने वाला एक बच्चा, जो मेरे ही यहाँ 6 साल रहा सर्वेंट क्वार्टर में, वो एक दिन जब मेरे सामने IAS ऑफिसर बन के आया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और ये अभी हाल ही की बात है, 2 साल पहले की बात है। वो उसका इंस्पिरेशन कौन था? यकीनी तौर पर मुझे लगता है कि वो उसका इंस्पिरेशन आप ही रहे होंगे और आपने भी गाइड किया होगा उसको। डेफिनेटली उस समय उसको हमने मोटिवेट भी किया, गाइड भी किया, हेल्प भी की, लेकिन वो अपनी मेहनत से भी बना। तो उस समय मैंने जब उस बच्चे को सक्सेसफुल होते हुए देखा तो मेरे को लगा कि इसकी कहानी लोगों तक पहुंचानी चाहिए। और आप देखेंगे, जैसे आपने कहा कि 1 मिलियन 10 लाख लोग एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं। 10 लाख फॉर्म भरते हैं लेकिन अपीयर होने जाते हैं 5 लाख।
बाकी आधे कहाँ चले जाते हैं? आधे इसलिए हिम्मत ही नहीं जुटा पाते एग्जामिनेशन सेंटर में जाने की, क्योंकि ना तो उनके पास गाइडेंस है, ना उनके पास इतना मोटिवेशन रहता है, डर जाते हैं कि फॉर्म तो भर दिया पर कहाँ मेरा सिलेक्शन होगा। तो ऐसे बच्चों के लिए मेरे को लगा कि ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी लानी चाहिए कि जो बच्चे बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड के हैं, जो बच्चे बिल्कुल जिनके पास संसाधन नहीं है, जिनके पास कोचिंग के लिए पैसा नहीं है, वो बच्चे भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर बन सकते हैं, या उनका जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसमें एक्सेल करने के लिए इन 7 बच्चों की जो कहानियाँ इस किताब में हैं उनसे मोटिवेशन ले सकते हैं। जब भी उनको फेल्योर का डर सताए, जब भी उनका उत्साह कम हो, तब एक स्टोरी उठा के पढ़ लें, एक पार्ट ऑफ द स्टोरी उठा के पढ़ यानी लें। आपको इंस्पिरेशन वहीं से मिला कि जो आपकी मेड जो हैं उनका बेटा जब आईएएस बना तो आपको लगा कि ऐसी बहुत सारी स्टोरीज होंगी समाज में और देश में, देश के डिफरेंट कोने में, तो वहाँ से आपने उन 7 बच्चों को चुना जो 7 सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, उनको चुना। उनकी स्टोरीज जब पढ़ते हैं, हमने ब्रीफ में पढ़ा, तो जिसको कहते हैं कि बिल्कुल स्पाइन चिलिंग, जिस तरह से स्ट्रगल किया है उन्होंने और जिस बैकग्राउंड से वो आकर आईएएस ऑफिसर बने हैं। तो आप जब आप उनसे बात करते हैं या उनसे जब बात की और ये जो किताब में उन 7 की जो अपने 7 चैप्टर्स में शामिल किया, आपको क्या लगा? वो कैसे आईएएस बने, उनका क्या कहना है, वो क्या बताते हैं? नहीं, सबकी स्टोरी लगभग सिमिलर है। अगर मैं अपनी स्टोरी पे आता हूँ, मेरी भी स्टोरी वैसी ही बड़ी रेजोनेट करती है, क्योंकि मैं भी एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, एक सरकारी स्कूल में पढ़ा, फिर केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा। मेरे पापा आर्मी में सिपाही थे, उसके बाद प्रमोशन होके बहुत बाद में जेसीओ बने। तो हमारी भी स्ट्रगल लगभग वही है जो बाकी बहुत सारे बच्चों की है। तो इस बुक में जो बच्चे हैं ऐसे और भी हैं, बहुत सारे और हैं। आप देखेंगे कि जो आईएएस ऑफिसर बने हैं, आईपीएस बने हैं, कोई रिक्शा चलाने वाले का बच्चा है, कोई बिल्कुल मजदूर का बच्चा है, कोई कुली का बच्चा है। तो ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं और ऐसे बच्चों से बहुत सारी प्रेरणा भी मिलती है। जैसे हमारा, जब मैं तैयारी करने के लिए मैंने सोचा, उस समय मोटिवेशन क्या था कि मेरे ही कॉलेज के एक आध सीनियर का सिलेक्शन आईएएस में हो गया। तो उस समय आपको लगता है कि अरे जब इसका हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है, मैंने ऐसा क्या, मैं कहाँ कम हूँ। लेकिन अगर आप वैसा एग्जाम्पल्स नहीं मिलेंगे आपको, तो शायद आप वो हिम्मत नहीं कर पाओगे। तो मेरा पर्पस ही ये था कि ऐसे बच्चे, जैसे हमारे लाखों और एस्पिरेंट हैं, ऐसे बच्चों की कहानी जन जन तक पहुँचे, ऐसे बच्चों की कहानी लाखों हजारों बच्चों को मोटिवेट करे अपने फील्ड में एक्सेल होने के लिए, सिविल सर्विसेज क्रैक करने के लिए। जी, सिविल सर्विसेज के लिए जब लोग तैयारी करते हैं, इतनी बड़ी तादाद में कैंडिडेट्स होते हैं और उसमें से कामयाबी किसी को फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं मिली, बाकी दूसरे अटेम्प्ट्स के लिए वो जो फेज़ होता है फेल्योर का, तो उसको जो रेजिलियंस इन द फेज ऑफ फेल्योर, वो कैसे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसको कैसे निपटे वो क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। मैंने देखे हैं यूपीएससी के जो कैंडिडेट जो फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में भी नहीं निकाल पाते हैं, तो वो एक तरह से टूटने लगते हैं। तो उस फेज़ के लिए आपका क्या टिप है, या जो 7 स्टूडेंट्स को आपने शामिल किया है जो कैंडिडेट सक्सेसफुल, वो क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि आज तक कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है, सक्सेसफुल कैंडिडेट, जो फेल नहीं हुआ। हर कैंडिडेट किसी ना किसी स्टेज पे कहीं ना कहीं फेल हुआ है। मैं अपनी ही बात लेता हूँ तो मेरा सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, लेकिन इंटरव्यू के बाद जो फाइनल रिजल्ट आया नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले भी अगर मैं जाता हूँ, मैंने एनडीए का एग्ज़ाम दिया आर्मी में जाने के लिए, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उससे पहले मैंने सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद मैंने बीच में मेडिकल कॉलेज जाने का एग्ज़ाम दिया, नहीं हुआ सिलेक्शन, लेकिन बाद में सिलेक्शन हुआ। और इसमें भी जो बच्चे हैं उनमें से सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे फेल हुए हैं। तो फेल होने से पहले तो बात ये नहीं सोचना चाहिए कि फेल होने से डर जाए, फेल होने से कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना चाहिए। फेल होने को तो आपको एक एनालिसिस करना चाहिए, उसको एक स्प्रिंग बोर्ड मैं कहता हूँ बनाना चाहिए, और ऊंचा जंप करने का कि अगली बार मैं और मेहनत करूँगा, अगली बार मैं और तैयारी करूँगा, अगली बार मैं और अच्छी स्ट्रेटजी बनाऊँगा। इस बार क्या गलतियाँ रहेगी उसको एनालिसिस करो, कहाँ पे कमी रह गई, ऑप्शनल में गड़बड़ हुई या जनरल स्टडीज़ में गड़बड़ हुई या सीसेट में फेल हो गए, वो एनालिसिस करके आगे बढ़ना है। और ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बहुत विरले लोगों का सिलेक्शन होता है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं जहाँ पे कि बच्चे 3-3, 4-4 अटेम्प्ट के बाद भी सक्सेसफुल होते हैं। तो जो डर गया उसका तो ख़त्म हो गया सपना, वो तो हट गया। तो डरो मत, डर के आगे तो जीतोगे ही।
जी। जिन 7 सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को जो आपने शामिल किया है अपनी किताब में, वो सभी 7 अलग-अलग बैकग्राउंड के हैं। बिल्कुल ही डिफरेंट बैकग्राउंड के हैं, और जिन 7 ने जब एग्ज़ाम दिया होगा, जब परीक्षा दी होगी, तो 7 के अलग-अलग सब्जेक्ट्स थे। तो ये बहुत डिफरेंट चीज़, 7 अलग बैकग्राउंड, 7 अलग सब्जेक्ट। तो वो कैसे, वो जो पूरा ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे? आपका अब क्या कोई गुरु मंत्र है बाकी जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए, कि कैसे आप इस पर्सपेक्टिव में, इस रोशनी में आप क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे? देखिए, गुरु मंत्र तो बहुत सारे हैं जो इस किताब में हैं, क्योंकि इस किताब का जो 8वां चैप्टर है वो है सक्सेस मंत्रास फॉर बिकमिंग एन IAS ऑफिसर। तो वो सक्सेस मंत्रा क्या है? देखिए, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैंने जैसे बताया वेटनरी डॉक्टर हूँ, तो हम भी जब दवाई लिखते हैं ना, तो ऐसे करके RX लिख के और 4-5 दवाइयाँ लिखते हैं। तो इसमें भी जो सक्सेस का मंत्र है वो 4-5 दवाई है। तो पहली दवाई ये है कि आपको एक अच्छा बड़ा सपना देखना चाहिए। अगर मैं IAS बनने का सपना नहीं देखूंगा तो कभी नहीं बन सकता। तो वो है मेडिसिन नंबर 1। सेकंड है कि उस सपने में ही डूब जाना चाहिए, रात दिन उसी के बारे में सोचना चाहिए और कुछ नहीं सोचना चाहिए। जैसे आपने महाभारत में पढ़ा होगा, अर्जुन को जो चिड़िया की आँख ही दिखी और तीर मारा तो आँख में ही लगा। तो आपको दिन रात दवाई नंबर 2 उसी सपने में डूब के रहना है। दवाई नंबर 3 हार्ड वर्क करना है। देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट टू हार्ड वर्क। कोई स्मार्ट वर्क नहीं है, हार्ड वर्क के बिना स्मार्ट वर्क वहीं का वहीं धरा रह जाता है। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है। दवाई नंबर 3, कम से कम दिन में 12 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी आपको इनकन्वीनियंस हो, आपको अपने कंफर्ट फैक्टर से बाहर जाना ही पड़ेगा। चौथा है स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना है। ऐसे नहीं कि आपकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट में सिलेबस में जो टॉपिक लिखे हैं वही पढ़ने हैं, बहुत सारी किताबें नहीं पढ़नी है। और दवाई नंबर 5, फालतू का ज्ञान नहीं लेना है। आजकल हर नुक्कड़ पे, चाय की दुकान पे, कोचिंग सेंटर में कहीं ज्ञान बट रहा है, लेकिन वो ज्ञान से आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये 5 दवाई आप खाएंगे तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे, चाहे कोई भी परीक्षा हो। जी, ये आपने बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही कि जब UPSC की तैयारी कोई भी कैंडिडेट करना शुरू करता है, तो एक तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, कुछ उसके अपने लोगों से सलाह लेता है, कुछ दोस्तों से सलाह लेता है। तो आखिर सलाह सही कहाँ से ली जाए कि वो कंफ्यूज ना हो और वो सही दिशा में वो अपना काम कर सके और कामयाब हो सके? देखिए, सलाह बहुत जगह से मिलती है। पहले तो आपको ये देखना है कि सलाह देने वाला कौन है। हर किसी से सलाह नहीं लेनी है। जो कैंडिडेट यहाँ वहाँ घूम रहे हैं उनसे सलाह नहीं लेनी है। या तो एक तो है कि मेरी बुक पढ़िए, उसमें बहुत सारा अच्छा सलाह दी गई है, बिल्कुल। दूसरा है कि कोई अगर आपका मेंटर है, ऐसा कोई सक्सेसफुल कैंडिडेट है जो आपकी जानकारी में है, अभी हाल ही में सिलेक्शन हुआ है, उनसे आप सलाह ले सकते हैं। तीसरा है कि अगर आपने कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया है तो उसमें कोचिंग सेंटर में जो एक मेंटर आपको मिलता है उसी से सलाह लें। इसके अलावा जो इधर उधर सलाह बट रही है, ये मैंने एक कहानी में भी लिखा है वसीम अहमद भट्ट की। वो जब कश्मीर से बच्चा यहाँ पे आया तो उसने बस यही उसने ठाना कि मैं कहीं इधर उधर सलाह नहीं लूँगा। न्यू राजेंद्र नगर में हर चाय की टपरी पे आपको सलाह देने वाले मिल जाएंगे, पार्क में घूमने जाओगे तो आपको सलाह देने वाले मिल जाएंगे। तो यहाँ वहाँ 10 जगह से सलाह नहीं लेनी है, आइडेंटिफाई करके एक सोर्स रखिए, उससे सलाह लीजिए। सलाह लेने के मामले में फिर कोचिंग का भी मामला आता है, तो क्या कोई कैसे इसको डिसाइड किया जाए कि बेहतर कोचिंग कौन है? या एक दूसरा रास्ता यह है कि हम कोचिंग न करके सेल्फ स्टडी से कामयाबी हासिल कर सकें, तो क्या कोचिंग की ज़रूरत होती है या सेल्फ स्टडी से इसमें कामयाबी हासिल की जा सकती है? नहीं, मैं बहुत क्लियर करना चाहूँगा पहली चीज़ कि बिल्कुल भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं दिन रात अपना, तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली बिना कोचिंग के हो सकता है। एक एग्जांपल तो मैं खुद ही हूँ कि मैंने जब किया था दोनों अटैम्प्ट तो मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, लेकिन मेरा सिलेक्शन हुआ अपने सेल्फ स्टडी पे। लेकिन मैं तो बहुत पुराना हूँ, आप बोलेंगे कि 30 साल पहले आपने किया था, अभी क्या ज्ञान दे रहे हैं। तो दूसरा है कि ये जो बच्चे मेरी बुक में 7 बच्चे हैं, इनमें से 4 बच्चों का सिलेक्शन सेल्फ स्टडी के बेस पे हुआ है, केवल 3 बच्चों ने कोचिंग ली। तो आप देखिए कि परसेंटेज क्या है। आधे से ज़्यादा बच्चे जो अगर सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं बिना किसी कोचिंग के, उनका सिलेक्शन हो रहा है। तो कोचिंग में टाइम भी बहुत वेस्ट होता है।
इवन इफ आपके पास पैसा भी है, आप अफोर्ड भी कर सकते हैं, तब भी कोचिंग में एक सब्जेक्ट जो कोचिंग क्लास में 2 घंटे में पढ़ाया जाएगा, आप सेल्फ स्टडी में आधे घंटे में पढ़ सकते हैं। तो ये भी एक नुकसान होता है। लेकिन अगर कोई विषय समझ नहीं आ रहा है, उसके लिए आपके पास यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स हैं, वहाँ पे भी सुन सकते हैं। और अगर आपके पास समय है, पैसा है, आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, तब कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने में कोई बुराई नहीं है। आपका बैच था 95 जी। आपने, अब है 2025 जी तो बहुत ज़्यादा पैटर्न, स्ट्रेटजी सब कुछ में चेंज, सब्जेक्ट्स के चॉइस बिल्कुल बहुत ज़्यादा तब्दीलियां हो गई हैं। ऐसे में जो नए स्टूडेंट्स जिनको आपने इसमें शामिल किया है अपनी जी। किताब में, उनसे उनके एक्सपीरियंस की रोशनी में आप क्या नए जो एस्पेरेंट्स हैं उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे कि तब से लेकर अब तक क्या डिफरेंस आया है और स्ट्रेटजी किस तरह की अपनानी चाहिए? बहुत चेंज आया है और खालिद जी। सब्जेक्ट चॉइस क्या होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, दोनों चीज़ का मैं जवाब दूंगा। एक तो बहुत ज़्यादा चेंज आया है। हमारे समय में 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे, अभी केवल एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। अभी प्रीलिम में ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं पढ़ना लेकिन होता। एक सब्जेक्ट के शायद 2 पेपर होते हैं अभी, कुछ ऐसा है? हाँ, मैं बताता हूँ। हमारे समय में 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट थे, हर ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होते थे, तो 4 पेपर होते थे। अभी केवल एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, वो भी मेंस में, और उसके 2 पेपर होते हैं। दूसरा, हमारे समय में प्रीलिम में भी आपको एक ऑप्शनल लेना होता था। तो प्रीलिम में जो 2 एग्ज़ाम होते थे, एक जनरल स्टडीज़ होता था और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का होता था। अभी प्रीलिम में एक जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है और एक सी सेट होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि सबके लिए कॉमन है। तो एक तो ये चेंज आया है। हमारे समय में एथिक्स का पेपर नहीं होता था, वो अब एथिक्स का पेपर जुड़ गया है। हमारे समय में जनरल स्टडीज़ के 2 ही पेपर होते थे, अब 4 पेपर होते हैं। ऐसे हमारे समय में 1 लिखना होता था, अब 2 लिखने होते हैं। तो एक तरफ जहाँ पुराने समय में चैलेंज था कि आपको 2-2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपको प्रीलिम में भी ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना है, अब ये फ़ायदा हो गया कि आपको प्रीलिम में कोई ऑप्शनल नहीं पढ़ना है और मेंस के लिए एक ऑप्शनल पढ़ना है। लेकिन डिफ़िकल्ट ये हो गया है कि जनरल स्टडीज़ और वास्ट हो गया है, ऐसे आपको 2 लिखने पड़ रहे हैं। एथिक्स जो बहुत बच्चे जानते नहीं हैं, एथिक्स के पेपर के बारे में, जो कि स्कूलों में कॉलेज में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है, उसकी आपको तैयारी करनी है। सी सेट में न्यूमेरिकल, रीजनिंग ये ज़्यादा आ गया है, तो कुछ बच्चे उससे घबराते हैं, बहुत बार फेल भी हो जाते हैं। और सी सेट में आप फेल हो गए तो आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर चेक ही नहीं होता है, तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड बहुत हो गया है। हमारे समय में इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के सोर्स नहीं थे। हमारे समय में बहुत फिक्स था कि ये किताबें हैं, ये नोट्स हैं, ये पढ़ने हैं आपको, आपका ध्यान से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। अब बच्चों के पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, इंटरनेट पे है, सोशल मीडिया में है, जो कि बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए। इंटरनेट तो फिर भी अच्छी बात है। तो जो अबंडेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक एडवांटेज भी है कि आप जो गूगल मारेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरा नुकसान ये है कि आपका समय बहुत कीमती है। आपको इतना बड़ा सिलेबस पढ़ना होता है, तो आप बहुत ज़्यादा एक टॉपिक पर नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज इस समय के बच्चों के लिए है कि वो कैसे रिस्ट्रिक्ट करें अपना स्टडी मटेरियल, जो रेलेवेंट स्टडी मटेरियल ही पढ़ें। ये बहुत इम्पोर्टेंट। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि पहले एक कैंडिडेट को, अगर जनरल कैंडिडेट की बात करें, तो 3 अटेम्प्ट मिलते थे, कभी 4 अटेम्प्ट भी दरमियान में हमारे समय 4 थे और 3 भी दरमियान में हो गए थे। अब आखिर क्या वजह है कि 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, उम्र भी 32 साल कर दी गई है, तो 6 अटेम्प्ट्स तक इतना लोग स्ट्रगल करते हैं? क्या 6ठे अटेम्प्ट में भी कोई कामयाब होने वाला मिला है ऐसा आपको? नहीं, बिल्कुल है। आप यहाँ मेरी किताब की स्टोरीज पढ़ेंगे तो मिन्नू पीएम की स्टोरी है, जो एक माँ है जिसका पहले जल्दी शादी हो जाती है, उसके बाद बच्चा भी हो जाता है, जॉब भी लग जाती है, तो वो उन जिम्मेदारियों में दबी होती है। वो अपने घर की, इन लॉज की, नौकरी की, बच्चे की जिम्मेदारी में दबी है। वो उसके अंदर एक सपना है आईएएस बनने का, तो धीरे धीरे वो सपने में धूल हटती है। कुछ उसके बॉसेस जो कि आईपीएस ऑफिसर थे, वो उसको मोटिवेट करते हैं, तो वो फिर पढ़ाई वापस शुरू करती है। बहुत ज़्यादा गैप हो गया होता है, तो वापस पढ़ाई करने में, उसको वापस उस लेवल तक ले जाने में समय लगता है। तो अल्टीमेटली उसका 5th अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता है। तो एक तरह से ये दोनों बातें सही हैं। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि इतना ज़्यादा चांस मिलने से बच्चे उसी में लगे रहते हैं, करियर इम्पैक्ट होता है अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो। दूसरी तरफ ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो इस तरह की बहनें हैं हमारी,
बेटियां हैं जो किसी और जिम्मेदारी में दब गई, समय पे पढ़ नहीं पाई, लेकिन उम्र थोड़ी निकल गई, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो अब सपना पूरा करने का टाइम आ गया है। या कोई हमारे गांव देहात के बच्चे हैं जो कई बार लेट स्कूल भी जाते हैं या समय पे गाइडेंस नहीं मिलती है, बाद में उनको लगता है कि नहीं मेरे में वो कैपेबिलिटी है, तो उनके लिए ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है कि आपकी एज ज़्यादा तक आप दे सकते हैं, अटेम्प्ट भी ज़्यादा दे सकते हैं, तो उसका फ़ायदा भी है। एक बात आपकी मैंने सुनी थी कि आप कहते हैं कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, ये माउंट यूपीएससी जो है, ये किसी कैंडिडेट का इकलौता एग्ज़ाम नहीं होता, इसमें पूरे परिवार का इम्तहान होता है, पूरा परिवार इन्वॉल्व होता है। तो अब ऐसे जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए और उनके परिवार के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या एडवाइस आपकी है? नहीं, मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि ये पूरे परिवार का मिशन है, ये केवल एक बच्चे का मिशन नहीं है। और वो क्यों है पूरे परिवार का? क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा है, पूरा प्रोसेस करीब 1.5 साल लग जाता है। और आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में जैसे बोला बहुत लोग का सिलेक्शन नहीं होता है, तो 2-3 अटैम्प्ट लगते हैं, तो देखिए 4-5 साल लग गए इसमें। और बहुत ही डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, बहुत बड़ा सिलेबस है, तो ऐसे अप्स एंड डाउन्स, हाइज एंड लो बच्चों को अपनी लाइफ में इस दौरान आते हैं। तो ऐसी स्टेज पे उनको संभालना बहुत ज़रूरी है बच्चे को, कि वो डिप्रेस तो नहीं है, वो लो तो नहीं है। तो इस बुक में भी आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे हमारे बच्चे हैं, जैसे सत्यम गांधी है, हालांकि उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ, लेकिन मेन एग्ज़ाम के 2 दिन पहले वो बच्चा इतना डिप्रेशन में चला गया कि फियर ऑफ फेलियर सताने लगा कि मैं तो पास ही नहीं हो पाऊँगा, इतना बड़ा सिलेबस बचा हुआ है। तो उस समय फैमिली को फ़ोन किया तो उन्होंने इतना उसको सपोर्ट किया, वापस बच्चे में जान आई। इसी तरह से भरत सिंह जो दूसरा बच्चा है जो कि मेरे यहाँ पे ही रहता था, उस बच्चे को अगेन उसका एक स्टेज आया जब वो बहुत रोने लगा माँ के सामने कि मैं नहीं कर पाऊँगा। माँ ने बहुत समझाया, बहुत मंदिर में लेके गई, दिया जलवाया रोज़ाना, जस्ट उसको सपोर्ट देने के लिए। तो ये फैमिली का मिशन इसलिए कि बच्चे को लगातार मोटिवेशन की ज़रूरत है, लगातार अगर वो डिप्रेस हो रहा है तो उसको पेपअप करने की ज़रूरत है, उसका उत्साह वापस बढ़ाने की ज़रूरत है, उसको वापस उसका सक्सेस का जो आग है उसको लगाने की ज़रूरत है। तो अकेले बच्चे में ये बहुत बार मुश्किल होता है, क्योंकि टेंडर एज है, लोग जो तैयारी कर रहे हैं 21, 22, 23 साल के बच्चे ही तो हैं, तो उनको पूरी फैमिली की सपोर्ट है। और जब बच्चे का सिलेक्शन होता है तो पूरी फैमिली का सिलेक्शन हो गया, मैं ये मानता हूँ, पूरी फैमिली के लिए बहुत अच्छा होता है। जी, आपने बहुत ज़बरदस्त गुरु मंत्र भी दिया है जो नए एस्पिरेंट्स हैं, और जो जिस तरह की कहानी आपने पेश की है, 7 जो कैरेक्टर्स आपने चुने हैं, वो मुझे लगता है कि वो जो तमाम कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इतने बड़े सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हैं कि शायद उनको इस किताब के अलावा आसपास न मिलें। क्योंकि हर जगह ऐसी कहानियाँ, ऐसे कैरेक्टर नहीं मिलते हैं, लेकिन किताब में ये वो कैरेक्टर्स मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इस विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, विशेष इंटरव्यू में शामिल होने के लिए, नए लोगों को चिराग दिखाने के लिए, रोशनी दिखाने के लिए। तो हम सज्जन सिंह यादव साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने जो गुरु मंत्र दिया है, जो नए एस्पिरेंट्स हैं, वो पुराने एस्पिरेंट्स, जो पुराने कामयाब कैंडिडेट्स हैं, उनकी रोशनी में कि वो कैसे कामयाबी हासिल करें नए कैंडिडेट्स, ये बहुत अपने आप में बेमिसाल किताब है इनकी, स्केलिंग माउंट यूपीएससी। बहुत बहुत शुक्रिया।